नीट पात्रता परीक्षा के लिए जो है विज्ञान विषय है लेवल 2, उसके जो है हम क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर आए हैं। और इसमें आप सबसे पहले जीव विज्ञान देखोगे, बाद में रसायन और भौतिक विज्ञान हम लाएंगे। जीव विज्ञान का ये वन लाइनर जो है आपका सेशन है, और इसमें जो है ये वन लाइनर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके जो है आरबीएससी जो बुक्स चलती है उनसे प्लस एनसीईआरटी की बुक से मिलाकर जो है बनाए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपकी क्लास पूरी देखोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, सजीवों का निरापवाद रूप से विशिष्ट लक्षण क्या है? सजीवों का निरापवाद रूप से विशिष्ट लक्षण क्या है जो सजीव में ही पाया जाता है? तो वह है आपका उपापचय, जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो सजीवों का निरापद रूप से विशिष्ट गुण या लक्षण है उपापचय, जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। फिर है किसने बताया कि वायरस या विषाणु होता है उसको रेवेदार या क्रिस्टल रूप में बताया जा सकता है? मतलब वायरस या विषाणु को रेवेदार या क्रिस्टल रूप में सबसे पहले किसने बताया? तो WM स्टैनले ने। नाम ध्यान रखना, 1935 में बताया। वायरस जिसको विषाणु कहते हैं उसको रेवेदार या क्रिस्टल रूप में जो है किसने बताया? तो ध्यान रखना उत्तर इसका हो जाएगा WM स्टैनले। WM स्टैनले ने वायरस को जो है रेवेदार, जिसको क्रिस्टल फॉर्म कहते हैं, जैसे चीनी के दाने होते हैं ना, उस हिसाब से बताया। अगला क्वेश्चन है, वायरस के चारों ओर उपस्थित प्रोटीन के आवरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कैप्सिड। ध्यान रखना। तो सबसे पहले यहां पर एक चीज और बनती है कि वायरस के चारों ओर जो आवरण होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का, जिसको क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भिंडी जिसको ओकरा कहते हैं का पीला सीरा मोजेक या येलो वेन मोजेक रोग किसके कारण होता है? नाम याद रख लेना, पीला सीरा मोजेक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं येलो वेन मोजेक, ये रोग किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि पीला सीरा मोजेक रोग किस में होता है? तो भिंडी में होता है। ठीक है, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन को जो है एक दूसरे क्वेश्चन बनना चाहिए, वो भी आपको याद होना चाहिए कि भिंडी में जो है पीला सीरा मोजेक रोग है वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। और उल्टा पूछ ले कि पीला सीरा मोजेक रोग किस में होता है? तो भिंडी में होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है ये आपका जो एक सेशन है, पूरा देखना जरूर एक बार। फिर आलू का जो कुर्ची सम रोग है वो किसके द्वारा होता है? आलू का कुर्ची सम रोग है वो किसके द्वारा होता है? तो एक जानकारी यहां पर आपको क्या मिल गई, आलू में कौन सा रोग होता है? कुर्ची सम। किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा। ना तो जीवाणु के द्वारा होता है, ना वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा। फिर जीव जगत का जोकर किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीव जगत का जोकर। तो जीव जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। क्योंकि ये क्या है? अपना रूप बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है। तो ध्यान रखना, जीव जगत का जोकर किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को। आपके सिलेबस में जो है वायरस है, बैक्टीरिया है यानी कि जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, ये सारे के सारे हैं, कवक है, शैवाल है। तो ध्यान रखना, जीव जगत का जोकर जो है किस सूक्ष्म जीव को कहा जाता है? क्योंकि सूक्ष्म जीव आपके जो सिलेबस में है तो वो कहा जाता है आपका माइकोप्लाज्मा को। अगला क्वेश्चन है आपका, एंथ्रेक्स रोग। कौन सा रोग? एंथ्रेक्स रोग। इसका कारक कौन सा है? बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, एक चीज तो यहां से क्या पता चली अपने को कि जो एंथ्रेक्स रोग है उसका जो है कारक कौन सा है? बेसिलस एंथ्रेसिस। ये क्या है? जीवाणु जनित रोग है। इसकी खोज किसने की थी? जो बेसिलस एंथ्रेसिस जो जीवाणु है उसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। और कब की थी? 1876 में। तो यहां पर क्या क्या चीजें याद रखने जैसी है कि एंथ्रेक्स रोग का कारक कौन सा है? बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, ये एंथ्रेसिस है यहां पर। फिर एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। और इस जीवाणु जिसका नाम बेसिलस एंथ्रेसिस है, इसकी खोज किसने की? तो ये की थी रॉबर्ट कोच ने। वापस मैं बता दूं, ये आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स जो है, एनसीईआरटी की जो है ना, एनसीईआरटी की बुक से आधारित है, इसलिए जो है आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपका ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ई कोलाई जीवाणु मनुष्य के कौन से भाग में पाया जाता है? तो ई कोलाई जीवाणु, कोलाई देखो अपने कई राजस्थान के कई भाग में जो कोल कहते हैं, जो है यहाँ पर जो होता है नहीं आंत का भाग इसको, तो ई कोलाई जीवाणु ये कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। कई बार रीट में आ चुका ये क्वेश्चन है और कई बार अन्य भर्तियों में भी आ चुका है कि ई कोलाई जीवाणु मनुष्य के कौन से भाग में पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। फिर है बोटुलिज्म, जिसको कहते हैं भोजन विषाक्तता। यानी कि जो भोजन में विष जो बढ़ जाता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि जो है इस स्कूल में जो है या फिर इस जगह या इस भंडारे में जो है खाना खाने से इतने लोग बीमार, कारण क्या होता है? भोजन विषाक्तता, जिसको क्या कहते हैं? बोटुलिज्म कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो बोटुलिज्म का जो कारण होता है आपका क्लोस्ट्रीडियम बोलिनम। एक तो ये नाम ध्यान रखना है। दूसरा माइक्रोकोकस जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण।
दोनों जीवाणुओं के नाम नोट कर लेना। अगर नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो कि बोटुलिज्म जिसको भोजन विषाक्तता कहते हैं, उसका कारण होता है क्लोस्ट्रीडियम बोलिनम और माइक्रोकोकस जीवाणु। इनके द्वारा जो उत्पन्न विष होता है उनके द्वारा बोटुलिज्म या भोजन विषाक्तता का कारण बनता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है रोटी का, एक मिनट, रोटी का ये कक नहीं है, यहां पर कवक है, ठीक है, क्या है, कवक। रोटी का कवक जिसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं, किसे कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना, राइजोपस को, ठीक है, राइजोपस को कहा जाता है रोटी का कवक। नोट करने जैसा है, इंग्लिश में कहेंगे ब्रेड मोल्ड या रोटी का कवक किसे कहा जाता है, तो राइजोपस का जो है, राइजोपस नामक जो कवक होता है उसको कहा जाता है। तो रोटी का कवक राइजोपस, ठीक है। फिर डबल रोटी बेकरी उत्पाद जैसे पेस्ट्री और केक बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान रखना। डबल रोटी, ठीक है, जिसको ब्रेड कहते हैं, बेकरी उत्पाद जैसे पेस्ट्री और केक बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है ब्रेकर्स या कीवर्स हिस्ट किसे कहा जाता है। ब्रेकर्स मतलब अभी ऊपर जो बात करके आए, जो बेकरी उत्पाद है, कौन सा उत्पाद, बेकरी, केक वगैरह, डबल रोटी या हम कह सकते हैं क्या, ब्रेड, उसमें जो है ब्रेकर्स या जो आपका क्रीवर्स हिस्ट है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को। ये भी नोट करने जैसा है, जो बेकरी उत्पादों में काम आने वाला हिस्ट होता है उसको कहते हैं सैक्रोमाइसिस और सेरेविसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संपूरक खाद्य के रूप में उपयोग में लिया जाता है, तो संपूरक खाद्य के रूप में क्या जो है उपयोग में लिया जाता है, संपूरक खाद्य मतलब खाने की जो चीजें उनमें बनाने में, तो हिस्ट और जीवाणु लिए जाते हैं, ध्यान रखना। संपूरक खाद्य के रूप में उपयोग में क्या लिए जाते हैं, हिस्ट और। फिर जो अगला है आपका कि परपोषी कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्म जीव किन औषधियों से मर जाते हैं। परपोषी मतलब जो दूसरों पर पोषित हो, ठीक है, तो परपोषी कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्म जीव किन औषधियों से मर जाते हैं, तो प्रतिजीवी औषधियों से मर जाते हैं, ध्यान रखना। फिर रिंग वर्म जिसको दाद कहते हैं, होने का कारण क्या होता है, तो रिंग वर्म जिसको दाद कहते हैं उसके होने का कारण होता है ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, एपोड्रमोफाइटोन, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, कवक। नाम वापस ध्यान रखना, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और एपोड्रमोफाइटोन, इन कवकों के द्वारा दाद होता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दाद किसके कारण होता है, तो कवकों के द्वारा, और कवकों के नाम ध्यान रखना है, तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने होंगे, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और एपोड्रमोफाइटोन, ये सारे के सारे आपको नाम भी याद रख सकते हो, वरना कवकों के द्वारा होता है, ये तो आपको याद रखना ही है। फिर कुपोषण सुधारने के लिए कौन से शैवाल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो कुपोषण सुधारने के लिए जिस शैवाल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वह है स्पाइरुलिना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कुपोषण सुधारने के लिए कौन से शैवाल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो स्पाइरुलिना का किया जाता है। फिर है अंतरिक्ष शैवाल किसे कहा जाता है, अंतरिक्ष शैवाल किसे कहा जाता है, तो अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है क्लोरेला को। किसको कहा जाता है, क्लोरेला को, ये भी नोट करने जैसा है, अंतरिक्ष शैवाल किसको कहा जाता है, क्लोरेला को। फिर लाइकेन किसका सहजीवन है, मतलब लाइकेन जो होता है उस पर जो है कौन कौन से दो जीव जो है सहजीवन करते हैं, साथ में जो है रहते हैं, तो शैवाल व कवक इंपोर्टेंट बनता है, ध्यान रख लेना। तो शैवाल और कवक है उनका सहजीवन, यानी कि एक साथ जीना, एक दूसरे पर निर्भर रहकर जीना सहजीवन होता है, वो इसको क्या जो किस पर होता है, ये लाइकेन पर। तो लाइकेन जो है शैवाल व कवक का क्या है, सहजीवन है। अगला क्वेश्चन है माइकोराइजा किस किस के बीच का सह संबंध है या संबंध है, नाम ध्यान रखना, माइकोराइजा किस किस के बीच का संबंध है, तो ये पादप की जड़ व कवक के मध्य का क्या है, जो है संबंध है, नोट कर लेना। माइकोराइजा जो है पादप की जड़ व कवक के बीच का क्या है, संबंध है। फिर है आपका जुकाम रोग किस वायरस के कारण होता है, तो जुकाम रोग जो होता है वो आपका राइनो वायरस के कारण होता है, ध्यान रखना। और जो है ये ज्यादातर जो है आपके जो मध्यम टेम्परेचर होता है ना, मध्यम तापमान, ठीक है, मीडियम जो होता है टेम्परेचर, उसमें जो है ज्यादा पनपते हैं, तभी तो जो जाती सर्दी और आती सर्दी में जुकाम ज्यादा होती है, कारण है कि उसका राइनो वायरस, ठीक है। तो जुकाम रोग जो है किस वायरस के कारण होता है, तो राइनो वायरस के कारण होता है। फिर है आपका जापानी एंसेफ्लाइटिस है जिसको मस्तिष्क शोथ कहते हैं, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है फ्लेवी वायरस। कौन सा वायरस,
फ्लेवी वायरस। जापानी एंसेफ्लाइटिस, जिसको मस्तिष्क शोथ का कारण, जो मस्तिष्क शोथ कहते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है फ्लेवी वायरस। फिर किण्वन के खोजकर्ता कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। तो किण्वन के खोजकर्ता है आपके लुई पास्चर। कौन है? लुई पास्चर। किण्वन के खोजकर्ता कौन है? लुई पास्चर। अगला क्वेश्चन, अगला है सूप या झाड़ी के उदाहरण। सूप, जिसको झाड़ी भी कहते हैं, झाड़ियां होती है ना, मतलब कुल मिला के कंटीली होती है। क्या होते हैं? कंटीले, कंटीले पौधे होते हैं, उनके उदाहरण पूछे हैं तो ध्यान रखना, एक तो मेहंदी, गुलाब। गुलाब इंपॉर्टेंट बनता है। बेर और केर, ये दोनों तो अपने को पता है, बेर और केर। बेर झाड़ियों पर लगते हैं, केर भी झाड़ियों पर लगते हैं, लेकिन मेहंदी और गुलाब ये दो नाम अच्छे हैं। मेहंदी भी क्या होता है? झाड़ी की श्रेणी में आता है, मेहंदी का पौधा। और गुलाब का पौधा भी किसकी श्रेणी में आता है? जो है आपका झाड़ी की श्रेणी में आता है। फिर अगला है वल्लरी पौधों के उदाहरण बताओ। वल्लरी पौधे कौन से होते हैं? वल्लरी पौधे वो होते हैं जैसे बेल वाले पौधे, बेल होती है ना, ठीक है, जैसे तरबूज, कद्दू, खरबूजा, इनकी बेल होती है, ठीक है, और जिस पे साइड में ऐसे जो है रोम में निकली होती है, इसलिए इनको कहते हैं वल्लरी पौधे, ठीक है। तो वल्लरी पौधे या फिर हम कह सकते हैं बेल वाले पौधे, उनका उदाहरण है तरबूज, कद्दू और खरबूजा। फिर है शुष्क आवास के पौधों के उदाहरण। तो शुष्क यानी कि मरुस्थलीय पौधे हो गए एक प्रकार से। तो शुष्क आवास के जो पौधे हैं उनमें खेजड़ी, डंडाथोर, ये नाम ध्यान रख लेना, और नागफनी। ये दो नाम तो आप क्या पता याद हो आपको, खेजड़ी और नागफनी, लेकिन ये डंडाथोर नाम का जो है ये भी आपको याद रखना है, ये भी शुष्क आवास का पौधा होता है। फिर आपका जलीय पौधों के तनों में उत्प्लावकता बनाए रखने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? जलीय पौधों के तनों में उत्प्लावकता का मतलब हो गया एक प्रकार से तैरना, ठीक है, क्या हो गया? तैरना, ठीक है। तो जलीय पौधों के तनों में उत्प्लावकता बनाए रखने के लिए जो है कौन सी संरचना पाई जाती है? तो वायु कोष पाए जाते हैं। या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि जलीय पौधों में जो है तनों में क्या पाया जाता है जिसके कारण वह जो है पानी पर तैरते रहते हैं? तो कारण है उसका वायु कोष पाए जाते हैं। वायु कोष के कारण जो है वो ऊपर तैरते रहते हैं। फिर मुसला मूल, मुसला मूल के उदाहरण कौन कौन से? मुसला मूल क्या होती है कि एक मुख्य मूल होती है इस प्रकार से, ठीक है, एक मुख्य मूल होती है, उससे ऐसे बहुत सारी मूल्य निकली होती है, यानी मूल यानी जड़। तो मुसला मूल होती है मुख्य जो मूल, उससे बहुत सारी जो है मूल्य निकली होती है। और मुसला मूल जो है सरसों इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि सरसों छोटी सी होती है, फिर भी उसमें मुसला मूल पाई जाती है। आम और नीम, ये तीनों नाम ध्यान रखना है, आम, नीम और सरसों, इनमें पाई जाती है आपकी मुसला मूल। अगला क्वेश्चन, अगला है तने का प्राथमिक कार्य क्या नहीं है? तने का प्राथमिक कार्य क्या नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण तने द्वारा नहीं होता है, प्राथमिक कार्य नहीं है तने का। हाँ, लेकिन अपवाद है इसका शतावरी, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण किस पौधे में किया जाता है? नाम ध्यान रखना, शतावरी, ठीक है। तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्राथमिक रूप से कौन से पौधे में किया जाता है? शतावरी में। बाकी जो तने का प्राथमिक कार्य क्या नहीं है? प्रकाश संश्लेषण करना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण आपका पत्तियों द्वारा ज्यादा होता है, लेकिन ये तने का प्राथमिक कार्य नहीं है। लेकिन अपवाद है इसमें शतावरी पौधा, शतावरी पौधे में तने द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य है। देखो नाम देखो, जाइलम ये पौधों में पाया जाता है, आपको पता है ये कौन से जो है किस में पाया जाता है? पौधों का उत्तक है ये। पौधों में जाइलम और फ्लोएम दो उत्तक पाए जाते हैं। तो जाइलम, जैसे जाइलम और जैसे जल, ये याद रख लेना आप। जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? जैसे जाइलम और जैसे जल। और तो ये क्या करता है? जल व खनिज लवणों के संवहन का कार्य करता है। बहुत अच्छा है ना, जल और खनिज लवणों के जो है संवहन का कार्य करता है। क्यों? जैसे जाइलम जैसे जल, ठीक है। फिर देखो फ्लोएम उत्तक का मुख्य कार्य, तो फैसे फ्लोएम और फैसे फूड, फूड यानी खाना, भोजन, तो भोजन का सेवन करता है। अब मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इन दो में बहुत कंफ्यूजन चलता है, खास करके मैथ वाले स्टूडेंट के। जाइलम जैसे जल, तो ये जल और खनिज लवणों का सेवन करता है। फैसे फ्लोएम और फैसे फूड, फूड यानी भोजन, तो ये भोजन का सेवन करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश संश्लेषण है, उसकी जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहाँ जो है संपन्न होती है? तो वो हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। और अब आपको एक कमेंट करना है, अप्रकाशिक जो अभिक्रिया होती है ना, वो कहाँ पर होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है कहां पर होती है? थोड़ा सा सोचें कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां संपन्न होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया आपके जो है हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। ये तो इंपॉर्टेंट करने जैसा है। लेकिन अब अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? एक मिनट, अप्रकाशिक अभिक्रिया, तो यहां से जो है क्वेश्चन बनता रहता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहां पर? ग्रेना भाग में। कौन से भाग में? ग्रेना भाग में,
ठीक है। और मैं बात कर चुका अप्रकाशिक, याद आ गया होगा आपको, नहीं याद आया तो मैं बता देता हूं। अप्रकाशिक, अप्रकाशिक मतलब प्रकाश रहित। तो प्रकाश रहित मानो कि लाइट रहित, लाइट रहित मतलब ये होती है आपकी स्ट्रॉम आ जाता है ना, कोई स्ट्रॉम मतलब तूफान आता है तो प्रकाश क्या जाता है, लाइट चली जाती है, तो ये ध्यान रखना स्ट्रोमा भाग में होती है। ठीक है। प्रकाशिक अभिक्रिया की जो है, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना भाग में और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा भाग में होती है। नोट कर लेना दोनों चीजों को। फिर पादपों की खाद्य फैक्ट्री क्या होती है? ठीक है। पादपों की खाद्य फैक्ट्री कौन सी होती है, मतलब पादपों को भोजन जो है सबसे ज्यादा जो है एनर्जी कौन देता है, तो वो देती है पत्तियां। ध्यान रखना, पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां होती है पत्तियां। फिर है कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में किस प्रकार से संचित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है पत्तियों में जो है मंड या स्टार्च के रूप में क्या होता है, संचित होता है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में क्या होता है, संचित होता है। फिर है फूल गोभी का वीप टेल रोग। ध्यान रख लेना, कौन सी गोभी? फूल गोभी। रोग का नाम क्या है? वीप टेल रोग। किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है मोलिबेडिनियम, सॉरी, मोलिबेडिनियम की कमी से। ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है फूल गोभी में कौन सा रोग होता है? व्हील टेल रोग। किसकी कमी से? मोलिबेडिनियम। ठीक है, ये जो है इसकी कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नींबू का सिरसारंबी रोग। सबसे पहले ध्यान रखना सिरसारंबी रोग किसमें होता है? नींबू में, जिसको कहते हैं डाइबैक रोग। किसकी कमी के कारण होता है? तो ये तांबे की कमी के कारण होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो नींबू का सिरसारंबी रोग या डाइबैक रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? तांबे की कमी के कारण। फिर आपका कीट बक्सी पादपों के उदाहरण लिखिए। ठीक है, कीट बक्सी पादप जो कीटों को खाते हैं। ठीक है, पादप यानी कि पौधे फिर भी कीट बक्सी होते हैं। तो एक तो होता है डोसेरा, ठीक है, जिसको संड्यू कहते हैं, डायोनिया, ठीक है, जिसको विनस फ्लाईट्रैप कहते हैं। फिर यूट्रिकोलेरिया, जिसको जो है ब्लेड रेट कहते हैं, जलीय कीट बक्सी, और नेफेंथिस, जिसको पिक्चर प्लांट कहते हैं, और घटपर्णी पादप। इनको नोट कर सकते हो कीट बक्सी पादपों में, ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, ठीक है, और नेफेथिस और घटपर्णी पादप। ये क्या होते हैं? कीटों को भी खा जाते हैं। फिर है वर्षा ऋतु के दौरान खाद्य वस्तुओं के अनुपयोगी अथवा नष्ट होने का कारण क्या होता है? तो वर्षा ऋतु में जो है खाद्य वस्तुएं जो है नष्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि कवकों की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। फिर है सहजीवी संबंध के उदाहरण है। तो सहजीवी संबंध है, उसके उदाहरण कौन कौन से? सहजीवी मतलब दो जो है आपके, जो आप कह सकते हो कवक, शैवाल, जैसे दो जो सूक्ष्म जीव साथ में रहकर जो जीवन यापन करते हैं उसको कहते हैं सहजीवी संबंध। तो एक तो होता है राइजोबियम जीवाणु, ठीक है, जो लेग्यूम पौधों जो पादप है उनकी जड़ों में पाया जाता है। कौन से? लेग्यूम पादप की जड़ों में कौन सा? राइजोबियम जीवाणु है। दूसरा लाइकेन होता है, ऊपर बात कर चुके हैं, शैवाल और कवक का सहजीवन होता है। तो सहजीवन के दोनों उदाहरण आपको याद रखने, तो लाइकेन जो आपका शैवाल व कवक दोनों का क्या होता है? शैवाल प्लस कवक दोनों का सहजीवन होता है। दूसरा होता है आपका राइजोबियम जीवाणु, जो आपका लेग्यूम, नाम ध्यान रखना, लेग्यूम पादप की जड़ों में कौन सा जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु। ये सहजीवन का क्या है? उदाहरण है। फिर है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पादप के कौन से भाग के द्वारा होता है? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है वो पादप के कौन से भाग द्वारा होता है? तो ये काष्ठीय तनों पर उपस्थित वातरंध्रों के द्वारा होता है। मतलब जो तना होता है, काष्ठीय तना मतलब लकड़ी का जो ठोस तना होता है, उसमें उपस्थित वातरंध्रों के द्वारा वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन, अगला है धंसे हुए रंध्र। धंसे हुए रंध्र किस प्रकार के पादपों में पाए जाते हैं? तो धंसे हुए रंध्र आपके मरुदभिद पादपों में पाए जाते हैं, ताकि जो है वाष्पोत्सर्जन है वो कम से कम हो। क्या हो? वाष्पोत्सर्जन जो है आपका कम से कम हो। क्यों? क्योंकि जो है आपके मरुदभिद जो पादप होते हैं, जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, उसमें धंसे हुए रंध्र इसलिए पाए जाते हैं ताकि जो है पानी की मात्रा कम जो है स्त्रावित हो उनसे। तो ध्यान रखना, धंसे हुए रंध्र जो है मरुदभिद पादपों में पाए जाते हैं। फिर है बिंदु स्त्राव जो है किसके द्वारा होता है? तो बिंदु स्त्राव जो होता है आपका, बिंदु स्त्राव मतलब जो है पानी की बूंदे टपकती रहती है धीरे धीरे जो है पौधों से। तो जो बिंदु स्त्राव होता है वो किसके द्वारा होता है? तो जल रंध्र के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? हाइडेथोड, या जिसको कहते हैं जल रंध्र, उसके द्वारा होता है। फिर डहेलिया में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो सबसे पहले ध्यान रखना, कायिक जनन किसमें होता है? डहेलिया पौधे में जड़ के द्वारा। ठीक है, डहेलिया पौधे में जो कायिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है।
फिर यह द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। तो द्विखंडन के द्वारा जनन होता है आपका एक तो अमीबा में और एक लेशमानिया में। ठीक है, ये भी नोट करने जैसे हैं कि द्विखंडन द्वारा मतलब एक से दो भागों में बन जाते हैं। जैसे ये अमीबा होता है, ये धीरे धीरे जो है ऐसे टूटने लगता है, ऐसे होने लगता है, फिर धीरे धीरे जो है दो संतति में बदल जाता है। तो ये जो द्विखंडन यानी कि एक से दो भागों में बंटना जो है अमीबा और लेशमानिया में होता है। फिर आलू की आंख किस प्रकार की संरचना है? आलू में जो एक आंख जैसी संरचना होती है वो किस प्रकार की संरचना? आंख होती है ना, जैसे निकल आता है ना हरा हरा, तो उसको कहते हैं आलू की आंख। तो ये होती है कलिका। क्या होती है? कलिका। फिर एक लिंगी पुष्पों के उदाहरण, ये पुष्पों नहीं है, पुष्पों हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक लिंगी पुष्पों का उदाहरण, तो देखो एक लिंगी जो जिसमें या तो जो है आपके कौन से, या तो जो है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, दोनों में से एक ही लिंग के जो है क्या पाए जाते हैं, जो है गुण पाए जाते हैं, वो एक लिंगी पुष्प होते हैं आपके। एक तो मक्का, पपीता और ककड़ी। नोट करने जैसा क्वेश्चन है। एक लिंगी पुष्प कौन कौन सी जो है पौधों में पाया जाता है? तो मक्का, पपीता और ककड़ी। बात करें द्विलिंगी पुष्पों का, जिसमें दो लिंग है वो साथ में पाए जाते हैं, वो सरसों, गुलाब, पिटूनिया, धतूरा और गुड़हल। ये नोट करने जैसा, दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद यहां से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, एक लिंगी पुष्प कौन कौन से? मक्का, पपीता और ककड़ी। द्विलिंगी कौन कौन से हैं? सरसों, गुलाब, पिटूनिया, धतूरा और गुड़हल। फिर आपका एंजियोस्पर्म में, जो एंजियोस्पर्म है उसमें भ्रूण कोश व भ्रूण पोष, ठीक है, ये भ्रूण लिखा हुआ है, गलती से भ्रूण लिख दिया। तो एंजियोस्पर्म जो है उसमें भ्रूण कोश और भ्रूण पोष का गुणिता स्तर क्या होता है? तो देखो एंजियोस्पर्म में भ्रूण कोश तो होता है अगुणित, जिसको एन कहते हैं, और भ्रूण पोष जो होता है वो होता है त्रिगुणित, जिसको 3n से डिनोट करते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो अवस्था है उसमें भ्रूण कोश तो होता है अगुणित और भ्रूण पोष होता है आपका त्रिगुणित। फिर सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? तो सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया। नाम ध्यान रख लेना, सबसे छोटे पुष्प का नाम है वुल्फिया। तो सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? वुल्फिया होता है। फिर है असत्य फल। असत्य फल जैसे सेव और नाशपाती। तो एक तो यहां से ही क्लियर हो रहा है कि असत्य फल कौन से होते हैं? तो सेव और नाशपाती में खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है? तो मांसल पुष्पासन होता है। असत्य फल किसे कहते हैं? जिसमें अंडा से डायरेक्ट ही फल में जो है परिवर्तित हो जाता है। जिसमें क्या होता है? अंडा से डायरेक्ट ही फल में जो है क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो असत्य फल किस किस को कहेंगे आप? सेव और नाशपाती को कहेंगे। और इसमें क्या खाया जाता है? तो इसमें मांसल पुष्पासन को खाया जाता है। फिर आपका यूरेना व जेंचियम, ठीक है, के बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? यूरेना या जेंचियम है उसके जो है बीजों का प्रकीर्णन होता है जंतुओं के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नारियल के बीजों का प्रकीर्णन जो है किसके द्वारा होता है? तो नारियल के जो है बीजों का प्रकीर्णन होता है पानी के द्वारा। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सॉरी, उत्तर क्या? पानी के द्वारा। फिर आपका बिना निषेचन के अंडाशय का सीधा फल में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? बिना निषेचन के अंडाशय का जो है सीधा फल में जो है परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। जैसे केला और अंगूर, केला और अंगूर जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? आपके बिना निषेचन अंडाशय सीधा ही फल में परिवर्तित हो जाता है, जिसको अनिषेक फल कहते हैं, जैसे केला और अंगूर। फिर आपका बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बिना निषेचन के अगर बीज का निर्माण होता है उसको कहते हैं असंगजनन। क्या कहते हैं? असंगजनन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर है बहुभ्रूणता की खोज किसने की? अच्छा क्वेश्चन है। बहुभ्रूणता की खोज आपकी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की और किस में की? संतरे के बीजों में। बहुभ्रूणता की खोज किसने की? तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। किस में की? संतरे के बीजों में की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर आपका नई कोशिका निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई? ठीक है, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात बताई रुडोल्फ विंचो ने। ध्यान रखना कि किसी नई कोशिका का निर्माण, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। और यह बात किसने बताई? तो यह बात बताई रुडोल्फ विंचो ने।
फिर कोशिकाओं को उनके बढ़ते आकार का क्रम है, कोशिकाओं का उनके बढ़ते हुए आकार का क्रम देख लो। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, उसके बाद आता है जीवाणु, उसके बाद आता है मनुष्य की जो है लाल रुधिर कणिका आरबीसी, ठीक है, और उसके बाद आता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ध्यान रखना, कोशिक जो है शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। तो माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु, आरबीसी और शुतुरमुर्ग का अंडा, ये बढ़ता क्रम है। कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम आपका दिया स्लाइडन व स्वान ने, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? स्लाइडन और स्वान ने। फिर कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो मुख्यतः ये सेलुलोज की बनी होती है। इसके साथ साथ हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो कोशिका भित्ति आपकी मुख्यतः तो बनी होती है सेलुलोज की, लेकिन इसके साथ में हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड भी होते हैं। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका को किस प्रकार के विलयन में रखा जाए कि वह फूल जाए? यानी कि कोशिका को किस विलयन में रखा जाए कि वो फूल जाए? तो अल्प परासरण दाबी विलयन में रखना चाहिए। किसमें? अल्प परासरण दाबी विलयन में रखना चाहिए। तो ये